मैंने ऑलरेडी पूरी सीरीज दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्कस भी किया था सीरीज को पहले भी। सर आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है। क्या सर आपकी आवाज थोड़ी लो है। के लिए लो है ये सर थोड़ी बहुत यार आज सर नहीं है। या पर नहीं है सेकंड तो इसमें तो बी था ना सर फर्स्ट का ओके यस सर बी था second question when the zinc react with dilute sulfuric acid as salt is formed with the release of gas, the gas is produced during this foods Hydrogen. of the burning candle with a pop sound and gas evolved during this reaction. लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन कराया भी था और उसके साथ साथ मैंने ये क्वेश्चन दिया भी था शायद आपके मॉड्यूल्स में कहीं ना कहीं। हाइड्रोजन ओके थर्ड क्वेश्चन है when magnesium oxide react with dilute sulfuric acid, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब मैग्नीशियम अकेले करता था S2 देता था और जब ऑक्साइड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी लग जाएगा इसलिए वाटर हो जाएगा और मैग्नीशियम सल्फेट एज इट इज निकल जाएगा। तो देयर विल बी सेकंड ऑप्शन। ओके सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड वन सही है सबके लिए। यस सर चौथा क्वेश्चन है when non-metal react with water, hydrogen is gas formed, carbon dioxide is formed। यहाँ पर बाकी ऑप्शन नहीं सही है और non-metal do not react with water generally। जल्दी से वो रिएक्शन नहीं करता तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई ऑलरेडी मैंने रिटन फॉर्म में भी ये दिया हुआ है कि non-metal, वो एक आध एक्सेप्शन है जहाँ पे रिएक्ट कर लिया तो बेटा वो प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं हो जाएगी उसकी एक ऑप्शन के अंदर। सर आपने बोला था सिर्फ कुछ ही होते हैं, बहुत कम रेयर होते हैं। फिफ्थ के अंदर which of the following pair of reactants can undergo a displacement reaction under appropriate condition। बेटा सब कुछ बताया हुआ है इसमें, कौन सा ऑप्शन सही है? सर डी Fe plus USO4 is the right option। Okay 6 नंबर क्वेश्चन में है which of the following element carefully, बेटा किसी को प्रॉब्लम है तो मैं आंसर्स भी लिखता जाऊं? नो सर Okay No, sir. sixth question है read the following statement carefully and identify X, Y, Z respectively। X is stored into the kerosene, पहला तो सोडियम हो ही जाना चाहिए था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ए और बी ऑप्शन में कोई ना कोई सही है, यहीं से देख लो। उसके बाद Y catches fire on exposure and stored in water, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है सर फॉस्फोरस ऐसे होता है जब उसको निकालते हैं। अब अच्छा आपने कभी किसी ने जुगनू वो देखा हुआ है क्या कभी? यस सर जो कीड़ा होता है जुगनू देखा हुआ है ना? तो कीड़ा होता है उसकी लाइट क्यों निकलती है पता है? नो सर जुगनू में वो जुगनी की लाइट क्यों होती है, कभी सोचा है इसके बारे में? नो सर सोचा नहीं। नो सर बेटा एक्चुअली जब वो फ्लाई करता है या जब वो रहता है ना तो सांस लेते टाइम या फिर अपनी सांस को निकालते टाइम वो क्या करता है, फास्फोरस को रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? अपनी बॉडी के साथ फास्फोरस को रिलीज करता है और फास्फोरस के रिलीज करते ही वो जैसे फास्फोरस एयर के कांटेक्ट में आता है तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, उसी की वजह से फास्फोरस जल जाता है। और यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है वाई कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर एंड स्टोर्ड इन वाटर। मैंने कैचेस फायर तो बताया था लेकिन वो प्रॉपर एग्जांपल इसका नहीं दिया था जुगनू का। तो जुगनू में जो ये लाइट्स आती है ना वो लाइट्स फास्फोरस के जलने की वजह से ही आती है, राइट? तो सर मतलब उसका जो पीछे का एरिया रहता है उसमें फास्फोरस लगा रहता है? क्या बोल रहे हो? मतलब जो जहाँ पर जो एरिया उसका जलता है वो फास्फोरस होता है वहाँ पर? फास्फोरस क्या बोल रहे हो, जल के आता है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जहाँ पर जो एरिया उसका जलता है जूने का तो वहाँ पर फास्फोरस होता है फिर? हाँ जहाँ पे लाइट जल रही होती है वो फास्फोरस ही होता है। एयर के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्शन करता है जिसकी वजह से वो तुरंत फास्फोरस ऑक्साइड बनाता है। फास्फोरस ऑक्साइड के मैंने एग्जांपल भी दिए हैं। P4 की रिएक्शन 5O2 के साथ होती है तो P2O5 बनता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। मैंने उसका एक एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की दी भी हुई है। तो नॉन मेटल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। सी में तो जाने की जरूरत ही नहीं थी, आराम से। ओके सर समझ गए। ठीक है कोई दिक्कत? नो सर अगला क्वेश्चन ये तो और भी इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स इसमें फिल करना था। और इसमें है कि एक या W is very reactive metal reacts vigorously with yes सर ये जो क्वेश्चन है सर मोबाइल में सर पूरा दिख नहीं रहा था। यस सर मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया ये सर। तो यार मोबाइल में नहीं दिख रहा था तो मतलब लैपटॉप चलाना चाहिए था फिर।
सर मुझे तो दिख रहा था सर पर लैपटॉप में। टेस्ट तो सर चालू हो चुका था ना सर। बेटा अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो फिर डिपेंड करता है ना। अब यहाँ पे टेबल बना के दे दी है तो वो तो दिखना चाहिए था। तो वैसे मान लो वो सर सॉफ्टवेयर में कोई क्योंकि प्रॉब्लम रही सुमित सर होगी। से भी बात करी सर थी तो दिख रहा उन्होंने था, बोला क्वेश्चन दिख सर रहा था सर मोबाइल में किसी को दिखा था ये क्वेश्चन? सर। लैपटॉप में दिखा था नहीं ना सर। सर, मोबाइल में भी सर दिखा था ना देखिए सर। सर, लैपटॉप में तो पूरा दिख रहा था वो ढंग से, उल्टा स्पेस भी सर बच गई थी। मोबाइल यार में नहीं पेपर दिख वेपर रहा थोड़ा था सर। लैपटॉप में दिया करो यार, समझ रहे हो? तो सर इसलिए सर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। बेटा फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्वेश्चन भी सही है, उसके बाद अब मोबाइल में नहीं दिखा है, इस वजह से तो कुछ नहीं हो सकता ना इस क्वेश्चन के साथ। क्योंकि सर सुमित सर ने बोला था कि वो तो सर उसके लिए शायद बोनस कर दे। सर जो समित सर ने मैसेज भी डाले हैं कि अगर आप प्रेफर करते हैं वो लैपटॉप पे देने के लिए टेस्ट। हाँ बेटा, तो फिर स्टार्टिंग मैं में इसमें उन्होंने कुछ नहीं मैसेज कर सकता, डाले हुए हैं। लैपटॉप में देना है और अगर दो चार टेबल है तो फिर वो देना ही पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में W इज वेरी रिएक्टिव मेटल, रिएक्ट vigorously with oxygen and water, therefore stored in, क्या बोला था? W is केरोसिन केरोसिन। बिकॉज सोडियम एक मेटल था जो बहुत तेजी के साथ ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करता था, जिसको हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं। ठीक है, यक्स इज नॉट। अब यहाँ पर दो ऑप्शन बन सकते हैं, तो बी ऑप्शन है तो सी ऑप्शन। इन्हीं दोनों पे हमें नजर बना के रखनी है। एसिड तक तो हमें मान लो एसिड तक तो सिमिलर है। अब एसिड, अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन केवल चेक कर सकते हो। तो वो तेज क्वेश्चन करने वाले बच्चे ऐसे ही करते हैं। अब देखो पहला केरोसिन अगर मैच्ड है तो केरोसिन केवल पहले और केवल बी और सी ऑप्शन हो सकता था। एसिड दोनों में है तो हमें उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। अब केवल थर्ड ऑप्शन देखना है नॉन मेटल और मेटल में, क्योंकि वो अलग अलग ऑप्शन है। तो नॉन मेटल कौन है? अब यहाँ पर लिखा हुआ है वाई इज वेरी रिएक्टिव, जो भी है मेटल है, नॉन कैचेस फायर इफ एक्सपोजर टू एयर देयरफॉर स्टोर्ड इन वाटर। फॉस्फोरस हो सकती है नॉन मेटल। यहाँ पर नॉन मेटल के बारे में बताया भी है कि वो नॉन मेटल तुरंत रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और वो जलने लग जाती है। ओके सर। तो फॉस्फोरस हो सकती है, ऑब्वियसली नॉन मेटल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जेड ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब बेटा थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा यार। अब ऐसे नहीं कि मैं दे दूंगा कि वाटर के रिएक्शन सोडियम के साथ करो, फिर वो तो बार बार बताया हुआ है ना। थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगी ही यार, कोई दिक्कत तो नहीं है पेपर में ना? नो नो सर। सर। ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन है, what will happen if you keep a solution of copper sulfate in an iron container for a few days? What is the reason for your observation? Can anyone tell this question? सर मैं आए। Yes, you can. Sir, the question says that what will happen if you keep a solution of copper sulfate in an iron container for a few days? So we know that iron is more reactive than copper. Yes. So as I read the first option, the surface of iron container will develop a green layer due to the corrosion caused by copper sulfate. So, sir, this is the correct answer, and the rest of the answers are some or the other were not applicable as they're saying in the question. तो ये सी और डी ऑप्शन तो गलत है सीधे सीधे। बी ऑप्शन और ए ऑप्शन में हो सकता है चलो कॉपर मेटल विल डिपॉजिट ऑफ द आयरन कंटेनर सिंस कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में कॉपर मोर रिएक्टिव होता नहीं, इसलिए वो गलत है। और तो बाकी ऑप्शन तो लगभग गलत ही है। इसमें सी में लिखा हुआ नथिंग विल हैपन सिंस नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन ही बच रहा था, तो ये ऑप्शन सही था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। दूसरी बात, इसको हमने क्लास में भी एक बार प्रैक्टिकल करते वक्त किया हुआ है। मैंने एक बार क्लास में कुछ बताया था, आपके एक्टिविटी बताई थी। उस एक्टिविटी में कॉपर को डिपोजिट होते हुए मैंने बताया हुआ है। कोई बच्चा पढ़ रहा था एक्टिविटी और मैंने एक्टिविटी के बारे में समझाया हुआ था। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। ऑब्जर्व द फिगर एंड गिव केयरफुली। ब्लू कलर सोल्यूशन, बेटा ब्लू कलर सोल्यूशन यहाँ पर है, कोई बताएगा? Zn और Cu के बीच में मैंने बताया हुआ है इस रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से। अपनी कॉपी में चेक करना, लिखाया हुआ है और बताया भी हुआ है इसको एक्टिविटी के अंदर। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक ब्लू कलर सोल्यूशन होता है जो कलरलेस सोल्यूशन देता है। जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर सोल्यूशन है और नीचे कोई एक कलरलेस या फिर कोई ग्रेनुअल डाल देता है जिंक की, कुछ कर ही सकता है। Sir, your voice is not coming. Better just wait 2 minutes. I'm just moving somewhere else. Just wait.
Hello. Yes sir, you're audible. Yes, sir. So in the 9th question, I already told you copper sulfate solution is a colored solution, and that was the blue color solution. In that, Zn was just reacted on that, and copper was deposited. So I already told that copper reactive कम है और zinc ज़्यादा reactive है. It will react with copper, and copper will separate out. तो इसके बारे में बेटा बताया हुआ है. ये थोड़ा 10वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था. किसी ने किया हुआ है? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. A answer. Can anyone tell? Sir, A answer. A answer is the right. ए आंसर होगा. Why A answer is the right answer? Sir, can I tell? Yes. कैन आई टेल? सर इसमें ये कह रहा है कि अगर हम इसको करें, मतलब ये 2 स्ट्रिप्स हैं मैग्नीशियम और जिंक की, अगर इसमें डुबाएं उसमें तो जिंक थोड़ा कम रिएक्ट हो और Mg ज्यादा रिएक्ट, मतलब कोई दूसरा ज्यादा रिएक्ट हो. तो सर जिंक के साथ सिल्वर है, आयरन है और लेड और मैग्नीशियम. सर ये 3 है, सिल्वर, आयरन और लेड. ये लोग जिंक से कम रिएक्ट है, इसलिए ये जिंक ज्यादा करेगा और ये लोग कम करेंगे. लेकिन सर सिर्फ एक ही है मैग्नीशियम, वो ज्यादा रिएक्ट करेगा और जिंक को कम करने देगा. तीन ऑप्शन है. पहला लास्ट पहले just just listen. The last option is having silver and zinc. So zinc cannot react. पहली बात तो. Sorry, silver cannot react because silver is below the hydrogen. Okay. Generally reactive नहीं होता हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. कि होता है? No, sir. कोई रिएक्शन बताइए जहाँ पे होता है. नो सर, No, sir. हाइड्रोजन से नीचे है सिल्वर. बेटा AgCl is a precipitate, and जब AgCl precipitate बनता है तो ऐसी कंडीशन में Ag हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है. ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता है, वो प्रेसिपिटेट बनाता है. बट आई विल टेल यू अबाउट द प्रेसिपिटेट आफ्टर सम क्लासेस, बिकॉज अभी नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया उसको. उसके बाद फिर भी अगर आप नॉर्मल सीरीज को देखो तो हाइड्रोजन के काफी नीचे सिल्वर आता है, तो इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता जनरली. ठीक है. तो और वो कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन पे वो प्रेसिपिटेट बनाता है, इसकी वजह से रिएक्शन करता है. तो हम सिल्वर की बात तो पहले ही नहीं करते. और जो लेड है, लेड अपना हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर है या नहीं? Yes, sir. Yes, सबसे कम sir. हाइड्रोजन के साथ अगर सबसे कम कोई रिएक्टिव है ना, अगर कोई एसिड के साथ सबसे कम रिएक्टिव है तो वो है लेड. तो लेड भी बहुत कम रिएक्टिव है, और हमें करना क्या है, कोई एक ऐसा आयन लेना है जो बहुत ज्यादा रिएक्ट करे एसिड के साथ और जिंक कम कर पाए. राइट. Excuse me Yes, sir. sir. Yes, sir. हमें कोई ऐसा आयन लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही बोल रहा है कि हमें कोई ऐसा आयन लेना है जो जिंक को कम रिएक्ट करने दे और खुद ज्यादा रिएक्ट करे. बिकॉज द क्वेश्चन इन क्वेश्चन विच बीकर विल कंटेन लीस्ट अमाउंट ऑफ जिंक आयन, क्योंकि जब जिंक रिएक्ट करेगा तभी वो Zn++ में जाएगा. जब तक जिंक रिएक्ट नहीं करेगा तब तक वो जिंक आयन में कन्वर्ट नहीं होगा. राइट. Yes, sir. आयन में जाने के लिए रिएक्ट करना जरूरी है पहली बात, और अगर वो लीस्ट अमाउंट में लेके आना है तो सामने वाले को रिएक्ट करना ही पड़ेगा. तो मैग्नीशियम, लेड, आयरन और सिल्वर 4 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, जिनमें लेड और सिल्वर को तो पहले ही बाहर कर दिया क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव है. उसके बाद 2 ऑप्शन बचते हैं, आयरन और मैग्नीशियम. आयरन जो होता है वो जिंक के नीचे आता है और मैग्नीशियम जिंक के ऊपर आता है. Am I right or not? Yes sir. Magnesium Yes, is sir. having the more reactivity than the zinc. So magnesium पहले डोमिनेट करेगा और जिंक और पहले रिएक्ट करेगा, उसके बाद सीधे सेपरेट आउट करेगा, अपने खुद के Okay. आयन को बनाएगा. जब कुछ बचेगा फिर जिंक आगे बढ़ेगा. समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. यार रिएक्ट तो Zn भी करेगा HCl के साथ, रिएक्ट तो मैग्नीशियम भी करेगा, लेकिन आयन तभी बनेंगे जब रिएक्शन होगी. अब अगर सामने वाला डोमिनेटिंग है और वो कह रहा है मैं रिएक्शन करूंगा, तो मैग्नीशियम पहले रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा और मैग्नीशियम करता जाएगा, और जिंक नीचे है तो कम रिएक्ट कर पाएगा, तो ऑब्वियसली उसके आयन कम बन पाएंगे. राइट. Yes, sir. बेटा जिंक की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन के अंदर जिंक का नहीं बोला गया ना, क्वेश्चन में बोला गया कि लीस्ट अमाउंट ऑफ द जिंक. अगर लीस्ट अमाउंट ऑफ द जिंक बोला होता ना तब ये ठीक उल्टा होता, क्योंकि जिंक का मतलब जिंक और जिंक आयन का मतलब Zn++. समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. बेटा अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि which beaker will contain least amount of zinc, तो इसका मतलब होता है कि जिंक एज इट इज रिएक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि एज इट इज रिमेन्ड है. मतलब जिसमें सबसे कम रिएक्ट करे जिंक, वो वाला ऑप्शन लेना है. ठीक है. लेकिन Yes, इस sir. क्वेश्चन में बोला है कि which container will contain least amount of zinc ion, मतलब रिएक्ट भी कर रहा है लेकिन सबसे कम रिएक्ट कर रहा है. तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके. सर अगर जिंक होता तो क्या आता है? सर सुन नहीं पाया. जिंक होता तो फिर कोई और ऑप्शन आता, क्योंकि जिसमें रिएक्ट ही ना करे और सामने वाला रिएक्ट करे, फिर हम इसमें एक्चुअली डिफाइन नहीं कर सकते
क्योंकि जिंक तो सब में एज इट इज रिमेन रह जाता फिर तो। तब फिर वो नॉट डिफाइंड ऑप्शन भी होता अगर जिंक डला होता। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं रही ना यहाँ तक। क्वेश्चन पेपर वैसे Yes, अच्छा sir. था, मैंने अच्छे क्वेश्चन दिए थे। और अगर सही से अभी ये बेटा ये ऐसे नहीं आ सकता क्वेश्चन की लिथियम को H2SO4 से रिएक्शन करो और बेटा बताओ क्या निकल रहा है। बार बार H2 गैस नहीं पूछ पाऊंगा मैं कि क्या निकल रहा है, तो हर कोई बताएगा H2 गैस निकल रहा है, तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना। यस सर। अगर किसी को इस बात के लिए कंप्लेन है कि मैंने नहीं दिया वो कि डायरेक्टली कौन सी गैस निकल रही है, तो बेटा ये गलत बात। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि रितिका टुक 4 सर ये मेटल्स। क्वेश्चन अच्छा था, ये वाला 11th वाला। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। PQRS 4 Yes, मेटल को sir. लेती है, एडेड देम इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन, द रिजल्ट्स आर। सर इसके भी ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे सर किसको नहीं ऐसा दिख दिख रहा है? रहे थे, दिख रहे थे ये तो। फोन बेटा, में। पहली बात तो आज के बाद पेपर मत देना, दिख रहे थे। आज के बाद पेपर देना तो पेपर हमेशा लैपटॉप पे Easy, देना। यस सर जो क्यू में थर्ड वाला ऑप्शन है जिंक ZnSO4 के यहाँ पर, सर ये लाइन सी के बनी हुई है सर, इसका क्या मतलब है सर? वो नहीं तो कोई रिएक्शन क्या कह रहे हो? क्यू वाला सर जो क्यू वाली लाइन है उसमें जो थर्ड वाला है उसमें लाइन बनी हुई है सर, उसका क्या मतलब है? उसका कुछ मतलब नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं थी उस चीज को देखने की। जहां जहां जरूरत है वहां वहां पे टिक और क्रॉस लगा हुआ है। ओके सर। क्वेश्चन में जो ऑप्शन में है जहां जहां जरूरत है उन पे टिक और क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, तो इस कोई क्वेश्चन बताएगा ये वाला? हेलो, व्हाट्सएप सर कोई बताएगा कैसे किया है? सर मैं क्या लगा दिया? नो सर। फिर? सर सर एक डाउट था कि पहले में दिया है Q is more reactive than Fe but less reactive than Al. सर Al तो टेबल में ही नहीं है। तो कहना सर, है है। हाउ टू सॉल्व। नहीं, मान लो कोई Al होता जो कि PQRS पे को डिनोट करता, फिर सर मैंने तो बाकी के 3 ऑप्शंस देखे, बाकी के मान 3 लो ही बेटर PRS थे। में कोई एक एल्यूमिनियम हो गया, तब क्या करोगे? तब तो हो गया ना, वो तो डिफाइंड ही नहीं है Yes, कि sir. P और RS क्या है। ओके सर। तो क्वेश्चन है 11th नंबर तो में। कैन आई टेल? यस यू कैन। सर इसमें जल्दी जैसे बेटा। लिखा है मेटल P है, तो सर हम्म। FeSO4 से वो नहीं कर पा रहा रिएक्शन, तो सर इसका मतलब ये जो Fe जो एलिमेंट है, तो जो वो मेटल होगा वो Fe के नीचे आ रहा होगा रिएक्टिव सीरीज में, इसलिए वो Fe से नहीं कर पा रहा। और CuSO4 में से कर पा रहा है, मतलब वो Cu से ऊपर है, मींस हाइड्रोजन से ऊपर का है, और Fe से नीचे है। और Zn से नहीं कर पा रहा, तो Zn से भी नीचे है वो। उसके नीचे और क्रॉस AG से और कर पा- क्रॉस और अगर क्रॉस लिखा है और साइन मिला, किसी को नहीं आ रहा बताओ, फिर मैं बता दूं सही से। नहीं सर, इजी क्वेश्चन सर, था ये। आ गया था। सर इजी था। 12 नंबर क्वेश्चन इज an alloy is an alloy बताना है। alloy is an element, सर कंपाउंड। compound, सर होमोजेनस मिक्सचर। and Yes, homogeneous। sir. Sir, Homogeneous compound. mixture. But it is a Homogeneous homogeneous और mixture, not a heterogeneous compound. सर Yes, आप sir. बताएंगे, हम्म, सर आप होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। होमोजेनियस मिक्सचर सब प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मिक्स हो। इसलिए मैंने कहा कि एक बार पढ़ लेना उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसमें कुछ उस वक्त आपने नहीं पूछा पढ़ करके, उसमें दिया हुआ था एलॉय के बारे में थोड़ा बहुत। तो ये चीज बेटा मैंने बोली ना, सर नहीं लाई। मॉड्यूल में नहीं, मॉड्यूल में भी है, एलॉय के बारे में है, ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं है, मेरे पास अभी मॉड्यूल है नहीं, लेकिन मैं दिखा दूंगा, मॉड्यूल में भी है। मैंने आपको बोला सर कि है। हाँ ऑब्वियसली वहां पे होमोजेनियस मिक्सचर वगैरह भी दिया हुआ है। सर आपने और बोला भी था होमोजेनियस एक दिन। मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर इज क्लास 6 टॉपिक बेटा, जहां पे मिक्सचर के बारे में बताया गया था बहुत। और क्लास 6 से बच्चों को पता भी है अभी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में। जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन के साथ मिक्सचर हो, मतलब दो चीजें एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो और कंपोजिशन उनका यूनिफॉर्म हो, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो तो उन्हें हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो हेटेरोजेनियस होमोजेनियस के बारे में एक बार पढ़ लेना, क्लासेस के टॉपिक Okay, sir, बाकी thank आगे you, भी sir. आएगा। ओके सर फर्स्ट तो- चैप्टर के 16th पेज नंबर पे। ओके 13 number question is which of the following statement about the ZnO plus CO gives Zn plus CO2 is not correct. So ZnO is सर ये very बता powerful. दीजिए सर। हाँ सर ये वाला 14th. बता दीजिए। अच्छा, तो Zn यहाँ पर क्या आंसर क्या था इसका? सर सी सर, सर ZnO ए दिया है। ए लिखा है पर ए दिया है। हाँ सर। ZnO plus CO gives Zn plus CO2. तो Zn की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस प्लस है, मतलब इस पे +2 चार्ज है,
और यहाँ पर Zn की 0 है, तो Zn is being reduced. यस सर। The option is sir. B. मैंने भी डी किया था। तो आंसर में A लिखा हुआ है। यस Yes, यस सर। सर, ये- मैंने भी सर डी करा था, वो उससे गलत हो गया सर। ठीक है, तो Zn सर, is आप being, कौन पहली सा बात तो आंसर का बोल रहे हो? क्या क्या बोल रहे हो? एक्सक्यूज मी सर। क्या? सर आप कौन सा आंसर का बोल रहे हो कि बी वाला है? 13 का लास्ट ऑप्शन सही है बेटा। सर सी क्यों नहीं हो सकता? CO2 is being oxidized because oxidized का मतलब CO2 को भी लेफ्ट साइड होना चाहिए था ना। ओके सर सर। रिएक्टेंट्स ऑक्सीडाइज होते हैं। रिएक्टेंट्स में होना चाहिए था ना CO2 को, तो CO2 की बात तो नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और तो CU सर is फिर being इसका oxidized। बोनस मिलेगा क्या सर? नहीं, जिन्होंने डी किया होगा उनका सही होगा, बोनस क्यों हाँ मिलेगा? सर, डी तो करा है सर। जो डी करा है उनका सही है, बात खत्म है। बताया हुआ है यार ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्लास में मैंने। नहीं सर, डी Yes, करा sir. था। बताया है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भैया ये तो सबको आ गया होगा। ये सर बहुत इजी यस सर। 15 नंबर है assertion reason वाला क्वेश्चन। So metal are sonorous in reason, they are generally brittle in solid state, they break into pieces then when armored। बेटा उनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसकी वजह से वो सोरोनस होते हैं, और उनका रीजन जो है ये करेक्ट नहीं है कि उनके पास ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होने से वो कोई सोरोनस नहीं हो जाता है। ऐसे तो नॉन मेटल भी ब्रिटल होता है, कई सारे नॉन मेटल Yes, प्रोटॉन sir. होते हैं, तो वो सोरोनस नहीं हो जाएंगे। तो ब्रिटल उसका रीजन नहीं है। तो assertion is correct but the reason is not correct। सर ऑप्शन सी इज करेक्ट। सर ऑप्शन सी। Yeah, C is correct। So can I move forward now? यस मेरे को सर। डाउट है सर, आपने जो IJSO का वो भेजा है अभी वीडियो, तो आपने Yes. उसमें सेकंड नंबर लिखा है सर, फर्स्ट नंबर कहाँ है उसमें वीडियो में? वीडियो में फर्स्ट नंबर मतलब अभी उसमें एक वीडियो आया था यूट्यूब पे शिखर जूनियर पे, वो IJSO का केमिस्ट्री का, है तो उसमें आपने नंबर 2 लिखा था तो नंबर 1 तो मिल ही नहीं रहा है उसमें। तो नंबर 1 भी मैं भेज दूंगा। चलो नंबर 1 तो डाल दिया होगा सर ने, नो सर। डाल दिया तो होगा मुझे यार, नहीं मिला। ग्रुप पे डाल डाल दो। दिया। लिंक सर शेयर आप कर सर दो। एक सब लिंक शेयर प्लेलिस्ट कर बना दो। दो सर, मैथ्स वाले सर ने भी बनाई है सर, चलो बना देता हूँ आज। एक्सक्यूज मी सर। केमिस्ट्री के नाम से सर। हाँ बेटा बोलो। सर आपने आईजीएसओ की वीडियोस कहाँ पे भेजी है? शिखर जूनियर पे ही डाला है बेटा, उस पे तो मिल जाएगा आपको। मैं आज उसकी बना दूंगा वो प्लेलिस्ट, ठीक है? सर हमें सर देखनी है ना सर? ऑब्वियसली, तो तैयारी कर रहे हैं, उनको देखनी है। सर क्या है वो पहला वाला वीडियो नहीं मिल रहा है? पहला वाला दे देंगे यार, टेंशन ना लो, ठीक है? मैं भेज दूंगा, यस सर। अभी प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस पे देख लेना प्लेलिस्ट में, ठीक है? ओके सर। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक में काफी चीजें कही थी हमने, तो हमने क्या क्या बता दिया था आपको? पॉलीमर, मोनोमर, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर बता दिया था, मोनोमर बता दिया था, और पॉलीमराइजेशन बता दिया था, ठीक है? यस सर। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कुछ फाइबर्स के बारे में। देखो फाइबर क्या होते हैं? फाइबर, फैब्रिक एंड यार्न। आई टोल्ड यू 3 थिंग्स ना। यस सर। यस So fiber, fabric, Yes. and yarn. So fiber is just a raw material. Fiber is just responsible to make the yarn, and yarn is just responsible to make the fabric. तो फाइबर से yarn बनाने की जो प्रोसेस को बोलते हैं, that is the spinning process। क्या है? Spinning. I think I told you मॉड्यूल्स में नहीं है, यस तो सर प्लीज आपने लिख बता लेना दिया इसको। था। यार्न, फाइबर से यार्न का जो प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब एक कोई टर्म है, दिस इज अ मैकेनिज्म। मतलब जिस मशीन के द्वारा बनता है, जैसे कि स्पिनिंग मशीन में, स्पिनिंग में कई सारी मशीन आती है, जैसे कार्डिंग मशीन होती है, उसमें ड्रॉप इन होता है, कुछ चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट इज अ टेक्सटाइल प्रोसेस। बट आई जस्ट टेलिंग यू कि उसमें बहुत सारी मशीन होती है, जैसे ड्रॉप फ्रेम, रोविंग फ्रेम, रिंग फ्रेम, उसमें कार्डिंग मशीन होती है, तो बहुत सारी मशीन आती हैं। तो मशीन की कलेक्शन को, एक कलेक्शन का जो एक गोडाउन होता है ना, गोडाउन होता है, तो उस गोडाउन के अंदर बहुत सारी मशीन होती हैं। उन मशीन के प्रोसेस है, मतलब उस गोडाउन में जो फाइबर जाता है, जैसे मान लो हमने सिल्क फाइबर भेजा वहां पे, या वूल फाइबर भेजा, या फिर हमने कॉटन फाइबर भेजा, तो उस प्रॉपर गोडाउन के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लाइक
उसमें पहले उसको स्ट्रेच किया जाएगा। पहले थोड़ा सा आपने कभी देखा होगा कि कभी किसी ने देखा है रुई वगैरह देखा होगा ना, ऐसे ऐसे ऐसा होता है गुत्था। सर यस सर। तो जो कॉटन का फॉर्म होता है घर पे अभी आप रुई खरीद के ले आते हो, वैसे गुत्ते के फॉर्म में होता है, कलेक्टिव होता है वो, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, अगर हमें मान लो दीपावली वगैरह पे कभी बत्ती बनाई हो किसी ने तो उनको पता होगा, या फिर कभी घर में भी किसी ने देखा होगा पूजा के टाइम तो बत्ती बनाते हुए तो देखा ही होगा। तो उसको हम सेपरेट आउट करते हैं थोड़ा सा इसमें से पार्ट, और उसको हम ऐसे ट्विस्ट देते हैं अपने हाथ से या पाम में, दोनों पाम के बीच में रख के उसको ट्विस्ट देते हैं और ट्विस्ट दे करके उसको बत्ती बनाते हैं। ऐसा होता है ना? यस सर। तो बेटा वो एक प्रोसेस होता है, जैसे हम इसको घर पे करते हैं उसको अपने हाथ से करते हैं। जस्ट लिसन टू मी। तो वैसा ही प्रोसेस फाइबर से यान बनाने का भी होता है। तो सबसे पहले फाइबर जब जाता है एक मतलब गोडाउन के अंदर, तो उसमें बहुत सारी मशीन्स होती हैं। तो एक मशीन होती है कार्डिंग मशीन। उस मशीन में उस फाइबर को पहले ओपन किया जाता है स्पिनिंग के प्रोसेस में, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्डिंग। तो कार्डिंग के अंदर ओपन किया जाता है फाइबर को, ठीक है। तो ओपन किया जाता है, उसमें स्ट्रेट किया जाता है फाइबर को, और फाइबर स्ट्रेट हो जाता है तो उसको एक दूसरे से सेपरेट भी किया जाता है। सर कार्डिंग एक बार फिर बता दीजिए। Carding is a machine that is responsible to open the fiber, straight the fiber, removing the impurities. Impurity को भी रिमूव करता है, फाइबर को स्ट्रेट करता है। जैसे मान लो ये रुई का गुत्था है ना, या फिर कॉटन का गुत्था होता है, तो इसको प्रॉपरली हम एक मशीन में जब डालते हैं ना, तो ये सबसे पहले इस जो भी ये गुत्था है इसको पहले सबसे ओपन करता है, उसके बाद इसको स्ट्रेट करता है, और जो इसमें गंदगी होती है, जो भी डर्ट पार्टिकल होते हैं या फिर डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनको रिमूव करती है कार्डिंग प्रोसेस। तो उसके बाद इसको हम करते हैं ड्रॉ फ्रेम के अंदर। ड्रॉ फ्रेम के अंदर क्या होता है, उसमें कार्डिनर मशीन है कि गार्डन मशीन है? कार्डिंग मशीन, CARDING। मतलब सर आपने जैसे जो रुई का एग्जांपल दिया था, तो बाती बनाने में अपन पहले खोलते फिर स्ट्रेट करते, इससे सेपरेट क्या हो गया उसमें? सेपरेट मतलब फाइबर टू फाइबर। देखो उसको तो हमने डायरेक्ट बना दिया, लेकिन जब हम कार्डिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें फाइबर को एक दूसरे से इंटैंगल, मतलब एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए। मतलब इस रुई के गुत्थे के अंदर तो मतलब जो रुई निकल रही है उसमें से, हाँ, उसके फाइबर स्ट्रेट ऐसे निकलते होंगे, ऐसे ऐसे एकदम प्रॉपर तरीके से ऐसे। और सर जो खराब हो जाते हैं उनको सेपरेट करना। जो खराब होते हैं वो डर्ट की तरह से या डस्ट की तरह से निकल जाते हैं, या फिर उसको इम्प्योरिटी में निकाल देते हैं। लेकिन जो फाइबर निकलता है इस कार्डिंग मशीन से वो एकदम स्ट्रेट फाइबर होता है और अच्छा फाइबर होता है, ठीक है। तो उसको कार्डेड फाइबर बोलते हैं। ज्यादा प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं, टेक्सटाइल में नहीं घुस रहा है, बस बता रहा हूं मैं थोड़ा सा। ड्रॉ फ्रेम के अंदर अब सर कार्डिंग की डेफिनेशन लिखवा दीजिए। नथिंग इज डेफिनेशन, कार्डिंग इज अ मशीन, देयर इज नो डेफिनेशन इन द कार्डिंग। कार्डिंग प्रोसेस, a process of just opening and responsible to state the fiber, responsible to separate the fiber, responsible to remove the dust, responsible to remove the dirt particle, and some other process also are there in the carding. तो कार्डिंग एक मशीन है, उस मशीन के अंदर बहुत सारे प्रोसेस करते हैं। ज्यादा जरूरत नहीं है वो, ना तो कहीं मॉड्यूल में भी है, ना तो कुछ समझने की बहुत जरूरत है। बस कार्डिंग की इतना पता होना चाहिए कि एक फाइबर से जब हम यान की तरफ बढ़ते हैं तो कैसे कैसे प्रोसेस से गुजरते होंगे। तो पहला है कार्डिंग प्रोसेस। कार्डिंग प्रोसेस के अंदर इसको खोलते हैं, स्ट्रेट करते हैं, सेपरेट करते हैं फाइबर को। जब फाइबर सेपरेट होकर ऐसे लाइनिंग में मिल जाता है तो उसको हम ड्रॉ फ्रेम से पास करते हैं। ड्रॉ फ्रेम ऐसे खींच करके फाइबर को एक दूसरे में डालते हैं, और एक दूसरे में इसको ऐसे डाल के और इसको पुल करने की कोशिश करते हैं जब मशीन के अंदर से। या सर आपने लास्ट बार जब पढ़ाया था तो आपने पॉलीमराइजेशन तक पढ़ा दिया था ना? बेटा अभी क्या जरूरत थी इसको पूछने की, बोलो। सर नहीं सर, मुझे डाउट था क्योंकि सर मैंने इसके लास्ट क्लास ली नहीं थी, और लास्ट वाली में तो डाउट क्लास यार क्या। हाँ, मतलब क्या हो जाता है, म्यूट करके पढ़ाऊं क्या? तो इसको लास्ट से ही पूछ सकता था, कुछ स्लो चल रहा है, कुछ बता रहा हूं, तो अब ये पूछ रहे हो कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। लीप करके खुद भी रिकॉर्डिंग भी देख सकते थे अगर इतना जरूरत थी तो। चलो, ड्रॉ फ्रेम के अंदर इस फाइबर को एक दूसरे में कैसे भी इसको पुश करके, मशीन के अंदर ऐसे प्रोसेस होते हैं वो पुश करके एक दूसरे में अटैच करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली एक फाइबर अगर है ना, तो एक फाइबर एक यान बनाने के लिए जो बड़ा सा यान बनकर के आएगा बेटा, वो एक जो हम पतंग उड़ाने का मंजा बनाते हैं ना, उतना बड़ा यान नहीं होता, ऐसे बंडल टू बंडल होते हैं। मतलब बहुत सारे उसमें मीटर्स होते हैं, लाइक 5000 मीटर, 10,000 मीटर, इतना मीटर का यान होता है एक। तो मतलब जिस मशीन में जैसी कैपेबिलिटी होती है या जिस जगह पे जैसी कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उतना लंबा यान बनता है। तो ऑब्वियसली एक छोटे से फाइबर के पास इतनी कैपेबिलिटी तो नहीं होती कि वो इतना बड़ा यान बना पाए, तो एक दूसरे से फाइबर को जोड़ते हैं। तो ये ड्राइंग प्रोसेस में एक दूसरे में अटैच करके उसको पास करते हैं मशीन से, तो एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, तो थोड़ा लंबा फाइबर बन जाता है। उसके बाद ड्रॉ फ्रेम, वो जॉइंट होना हो गया। हाँ, वो जॉइंट करते हैं और उसको मतलब एक दूसरे में जैसे हमने पाम के बीच में रख करके
उसमें ट्विस्ट वगैरह दिया था ना, फॉर्म पे रह के ट्विस्ट दिया था, तो एक दूसरे में बस अटैच करने के लिए उसको दबाते हैं तो एक दूसरे के साथ बस अटैच हो जाता है वो, उसको ट्विस्ट देते हैं तो ट्विस्ट के साथ वो बन जाता है यान। तो ड्रॉ फ्रेम और कार्डिंग प्रोसेस होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर आप कार्डिंग और ड्रॉ फ्रेम याद कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, याद कर लो, नहीं याद कर पा रहे हो तो जस्ट लिसन टू मी कि एक फाइबर से यान बनाने के प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। इसमें नंबर ऑफ मशीन्स होती हैं और जब नंबर ऑफ मशीन के थ्रू ये पास करता है, अब एक गोडाउन है, उस गोडाउन के अंदर कार्डिंग फ्रेम, ड्रॉ फ्रेम, रिंग फ्रेम, रोविंग फ्रेम, बहुत सारी मशीन होती है, उनके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जब पार्टिकुलर गोडाउन के अंदर एक फाइबर जाएगा तो ये फाइबर फॉर्म में जाएगा और जब इस गोडाउन से निकाला जाएगा तो उसको यान फॉर्म में निकाला जाएगा। तो बीच का जो भी प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे स्पिनिंग प्रोसेस, राइट। कितनी भी मशीन्स हैं कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ फ्रेम, कार्डिंग, रिंग फ्रेम, रोविंग फ्रेम, कितनी भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना जानना है कि जब इस पार्टिकुलर फील्ड के अंदर जाएगा या फिर इस गोडाउन के अंदर जाएगा तो एक फाइबर जाएगा और जब निकलेगा तो वहां से यान निकलेगा और जो भी अंदर प्रोसेस हुआ होगा उसके कॉम्बिनेशन को बोलेंगे स्पिनिंग प्रोसेस, राइट। कोई दिक्कत? हेलो सर, नेटवर्क जा रहा है क्या बीच में? Am I audible? Am I audible? Hello? Yes, sir. आवाज आ रही थी पहले भी? हाँ? लाइन को तो कनेक्ट करना। हेलो, यस सर। ऑडिबल? Yes, sir. तो ये अपना स्पिनिंग प्रोसेस था। स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा हमने बना लिया एक फाइबर से यान, ठीक है, और फाइबर से यान बना लिया। अब यान से जब हम फैब्रिक बनाएंगे, यान से फैब्रिक मतलब होता है कि अब ये यान को कैसे भी एक दूसरे में इंटरलेस्ड करके, एक दूसरे में अटैच्ड करके, घर में किसी ने स्वेटर बुनते हुए देखा भी होगा कि एक यान होता है या जो भी ऊन का गोला होता है, उस एक पार्टिकुलर गोले का यूज करके हम बहुत बड़ा सा स्वेटर बना लेते हैं। उसमें क्या करते हैं हम? निटिंग प्रोसेस। निटिंग का मतलब होता है बुनना। तो एक निटिंग प्रोसेस करते हैं, निटिंग प्रोसेस के थ्रू हम एक फैब्रिक बनाते हैं। Am I audible or not? Yes, sir. हाँ, फाइबर से यान बनता है। अब यान से फैब्रिक बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है निटिंग। सर मुझे डाउट था सर। हाँ, यू कैन से योर डाउट। सर ये जो जितनी भी मशीनें होती हैं सर जो फाइबर को यान बनाने में हेल्प करती हैं सर, उन सब में यही वाली सेम प्रोसेस होती है, ओपन स्ट्रेट सेपरेट वाली? प्रोसेस होती है। क्या सर? सबकी अलग अलग प्रोसेस होती है, मशीन में अलग अलग प्रोसेस होगी, क्योंकि प्रॉपरली उसको अरेंज करेंगे, एक दूसरे में इंटरलेस करेंगे, उसमें ट्विस्ट देंगे, उसको उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। सर जो आपने प्रोसेस लिखी है ये कार्डिंग वाली की लिखी है? हाँ, तो ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप हर चीज प्रोसेस को पढ़ो, अंदर टेक्सटाइल पढ़ने नहीं बैठे हैं ऑब्वियसली। हमने बस इतना बताया है कि स्पिनिंग से एक स्पिनिंग क्या होता है और एक फाइबर से यान में कैसे पढ़ते हैं। मैंने तो बता दिया अंदर जाकर के भी कि ड्रॉ फ्रेम और कार्डिंग का क्या यूज है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है उसकी, आप छोड़ भी सकते हो कार्डिंग प्रोसेस को। तो प्रोसेस जहां पर हम ओपन करते हैं या स्टेट करते हैं, सेपरेट करते हैं और उसके बाद डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं, डेड पार्टिकल को रिमूव करते हैं। ऑब्वियसली जब ड्रॉ फ्रेम होता है तो यहाँ पर एक दूसरे में अटैच करते हैं, फाइबर को कहीं ड्रॉ फ्रेम से पास करते हैं, इसमें रोलर्स होते हैं, रोलर के बीच में से पास करते हैं, उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। आगे ट्विस्टिंग वगैरह होती है, रोविंग फ्रेम होता है, रिंग फ्रेम होता है, उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज है। रोविंग फ्रेम का क्वालिटी है कि उसको मोटा करता है, रिंग फ्रेम का क्वालिटी है कि उसको डबल ट्विस्ट करता है। तो अब प्रोसेस तो ही ना पढ़ना है आपको, जरूरत क्या है टेक्सटाइल पढ़ने की? आपको पढ़ना है केवल फाइबर के बारे में, तो मैं तो वो बता रहा हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। हाँ सर, और ये सर निटिंग को सर यान से फैब्रिक में करने के लिए होता है ना? नो, जो यान से जो निटिंग होती है ना, जैसे हम वूल का जो वूल से जब हम ऊन से कपड़ा बनाते हैं ना, तो यान का जो यूज होता है वो निटिंग में होता है। यहाँ पर जब हम एक वूल को यूज करते हैं और उसको बुन करके हम स्वेटर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एक निटेड फैब्रिक। क्या बोलते हैं? जो भी आप टी शर्ट पहनते हो वो सारी की सारी एक निटेड फैब्रिक है, ठीक है। जैसे हम स्वेटर बुन करके पहनते हैं ना, वैसे आपका जो टी शर्ट होता है, जो भी टी शर्ट आप पहन रहे होते हो, ज्यादातर टी शर्ट भी एक निटेड फैब्रिक होता है। निटेड फैब्रिक की एक खासियत है कि अगर आप इस फैब्रिक में से एक यान पकड़ के खींच लो ना, तो आप पूरा फैब्रिक हटा सकते हो। अगर किसी ने कभी ऊन वगैरह का बनाया है
स्वेटर, तो आप एक फैब्रिक के एक यान को पकड़ के आप पूरे फैब्रिक को डैमेज कर सकते हो। लेकिन वीविंग प्रोसेस होता है, वीविंग में इंटरलेस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो निटेड होता है, पहले इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। इसमें ऐसे एक दूसरे में बुनते हैं, इसको ऐसे, इसको हम उंगलियों से बुनते हैं, घर में तो सलाई वगैरह यूज करते हैं उसको। और मशीन्स होती है नेटेड फैब्रिक के लिए, बड़ी बड़ी मशीन्स होती है जो नेटेड कपड़ा बनाती है। वो क्या करती हैं, एक दूसरे में फैब्रिक को ऐसे बनाने के लिए ऐसे इसको पास करती हैं और यान को एक दूसरे में अटैच करती हैं। यस, एक इसका एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है, जैसे जो अपन धागा रहता है उसको बांधते वो खुल जाता है, अपन जरा सा भी उसका कुछ खींचते हैं तो नहीं तो वो एक नेटेड भी नहीं खुल है, जाता वो है। नेटेड नहीं नहीं है, नेटेड नहीं है सब, वो तो पता है नेटेड नहीं है, लेकिन जैसे आप बता रहे वो खुल जाता है धागा खींचने पर, तो यही एग्जांपल है एक तरह से धागा खींचने पर खुल जाने का। नहीं, खुल जाने का नहीं, नेटेड मतलब बुनना होता है, उसका अलग प्रोसेस ही होता है बेटा, प्रोसेस पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो मैंने तो पूरी टेक्सटाइल पढ़ी है, मैं पढ़ा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टेक्सटाइल स्टूडेंट भी रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जो नेटेड फैब्रिक है वो बुन करके उंगलियों से बनता है। जैसे सिलाई, जैसे मान लो कि हमने सलाई से बुना हुआ है तो उसको बुन करके बनता है, और उसमें एक ही टाइप का यान यूज होता है। नेटेड फैब्रिक में एक ही टाइप का यान यूज होता है, चाहे वो वाप यूज हो, चाहे वाप और वेब, बेटा वो बहुत बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म हो जाएंगे, जैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको। बस एक ही टाइप का यान यूज होता है, और उस पार्टिकुलर यान को खींच करके आप समझ लो पूरे स्वेटर को खोल सकते हो। लेकिन जो वीविंग का प्रोसेस होता है उसमें एक दूसरे में इंटरलेस करते हैं ऐसे। एक सीधा सीधा यान होता है, मतलब एक कई सारे यान यूज होंगे, मान लो 35 यान यूज हुए हैं, मान लो 36 यूज हुए, तो 18 यान मान लो सीधे सीधे गए हैं, तो 18 यान ऐसे गए हैं, ठीक है, उल्टा। तो एक दूसरे में ये इंटरलेस रहते हैं, मतलब ऐसे एक दूसरे पास हो रहे होंगे, ऐसे अंदर से इसके अंदर से पास हो रहा होगा, ठीक है। तो एक दूसरे में एक सीधा होगा, मतलब एक अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो एक वाई एक्सिस पे होगा, तो एक्स वाई का कॉम्बिनेशन बनेगा, और ये जा करके सब एक दूसरे में मिक्स करते हैं, इसको एक मशीन से पास करते हैं, तब जा करके हमारा जो ये सिलाने वाला कपड़ा होता है, सिलाने वाला कपड़ा तो देखा ही होगा सबने, पैंट वगैरह खरीदते हुए या फिर सूट वगैरह सिलाते हुए तो देखा होगा ना। जो फैब्रिक आता है ना, जो सिलाने वाला, जिसको हम जाके टेलर को देते हैं, तो वो एक फैब्रिक है। अब उस फैब्रिक के पास एक जो भी है यान ना, वो एक तो सीधा यान होता है, मतलब उसमें एक यान ऐसे जुड़ा हुआ होगा, आपने कपड़े में देख भी सकते हो, किसी ने शर्ट पहनी हुई है तो देख भी सकते हो, एक सीधा यान होगा उसमें और एक उल्टा यान होगा, मतलब एक तो ऐसे परपेंडिकुलर होगा और एक ऐसे बिछाया हुआ होगा। हर किसी की डिजाइन अलग अलग होगी, वो डिजाइन वीव डिजाइन अलग अलग होती है, उनके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसको टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ, मैं इतना बता रहा हूँ कि एक वीविंग होती है और एक नेटेड फैब्रिक बनाने का तरीका होता है। नेटेड फैब्रिक नेटिंग से बनता है और वीविंग बनता है, वीविंग में बनता है फैब्रिक, और इसमें नेटेड फैब्रिक बनता है, और इसको बोलते हैं वूवन फैब्रिक, जो वीविंग से बनता है उसको वूवन फैब्रिक बोलते हैं, और इसको नेटेड फैब्रिक बोलते हैं। तो दो प्रोसेस अलग अलग होते हैं। तो ये बन गया आपका फैब्रिक, और फैब्रिक बन गया मतलब जो हम कपड़ा खरीदते हैं और देते हैं दर्जी को सिलने के लिए या टेलर को सिलने के लिए जो देते हैं, उसे बोलते हैं फैब्रिक। और उस प्रोसेस को आगे जब बढ़ाते हैं ना, जब वो बन करके आता है एक भी गारमेंट, तो आगे की प्रोसेस को बोलते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग का यूज करके गारमेंट बनता है जो हम पहनते हैं। कभी आप अगर किसी शॉप पे जाओ तो शॉप पे जनरली अगर वो शॉप ऐसी शॉप है जिसपे कपड़ा मिलता है जो ऑलरेडी सिलाया है, तो उसपे लिखा होता है जनरली गारमेंट। हर जगह मान लो कोई भी गारमेंट है, एक्स गारमेंट, वाई गारमेंट, जेड गारमेंट, ए गारमेंट, बी गारमेंट, सब गारमेंट होते हैं। लेकिन अगर आप कोई सिलाने वाला कपड़ा खरीदने जाते हो तो वहां पे गारमेंट नहीं लिखा होता, वो एक फैब्रिक की दुकान होती है। तो फैब्रिक और गारमेंट में क्या डिफरेंस है, समझ में आया? यस सर। सर फैब्रिक से गारमेंट पड़ेगा, मुझे पता है कि वापस से समझाना है, लेकिन फैब्रिक इज नॉर्मल कपड़ा, और अगर गारमेंट बन गया तो सिला कपड़ा। मतलब अगर दर्जी ने उसको सिल दिया तो वो गारमेंट, और दर्जी ने नहीं सिला तो वो फैब्रिक। यानी सर कोई कपड़ा लाया और उस दर्जी ने सर शर्ट बना दी तो सर शर्ट गारमेंट होगी। शर्ट इज अ गारमेंट, और जब फैब्रिक है, मतलब अगर वो जब वो नहीं सिला गया है तो वो एक फैब्रिक है, राइट। और फैब्रिक भी बना हुआ है यान से, यान बना हुआ है फाइबर से, इनके ओरिजिन फाइबर है, और फाइबर आया हुआ है किसी प्लांट से या किसी एनिमल से, या कहीं मैन्युफैक्चरिंग, आज तो ह्यूमन बीइंग ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगा है फाइबर की। तो जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर अवेलेबल है, सिंथेटिक मतलब मैनमेड फाइबर होता है, तो या तो उसको मतलब आदमियों ने बनाया है या तो वो किसी प्लांट से मिला हुआ है। जैसे कॉटन का, कोई कपास की खेती होती है, आपको पता होगा कॉटन की खेती होती है। किसी ने देखा हुआ है रुई की खेती होते हुए कभी कहीं पे? सर फोटो देखा है। अच्छा, किसी ने कभी सीप से उसके बाल काटते हुए देखा है? ये क्या है ऑटोमेटिक? यस सर। बेटा सीप होती है ना, जब वो बहुत सारे गांवों में सीप पाली जाती है,
तो उसके बाल काटते हैं और बाल काट के उसको एक स्टार्ट करते हैं बाल का, बाद में उसको फिल्टर वगैरह करते हैं, बहुत सारा उसके साथ प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके उसको वूल बनाते हैं। वो जो सीप से निकलता है ना, वो वूल होता है, उसकी भी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वो सबसे पहले आया किसी सीप से, कोई सीप आई, सीप ने फाइबर दिया, फाइबर ने यान बनाया, यान से फैब्रिक बना, फैब्रिक से गारमेंट बना। तो जो सीप से कट के फाइबर आया तो उसको रॉ मटेरियल बोला फाइबर को, फाइबर से जब यान बना तो उसको स्पिनिंग बोला, यान से जब फैब्रिक बना तो उसको वीविंग बोला, या फिर यान से जब नेटेड फैब्रिक बोला तो उसको बोला निटिंग। उसके बाद उस फैब्रिक से जब फर्दर गारमेंट बना तो उसको गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बोला, और गारमेंट को हम यूज करते हैं पहनने में, राइट। अरे यार टॉवेल आपकी जो होती है ना, वो सीधी सीधी फैब्रिक है। तो किसी ने साड़ी देखी हो तो किसी घर में साड़ी हो तो साड़ी इज अ फैब्रिक, सिंपल फैब्रिक, समझ रहे हो। उसमें आगे वो प्रिंटिंग डाइंग वगैरह करके एक सिंपल फैब्रिक को बनाया गया है साड़ी में, लेकिन वो एक तरीके का गारमेंट नहीं है। लेकिन जब उसको सिल करके बनाया जाता है, फर्दर प्रोसेस किया जाता है, उसको काट के जैसे हमें पहनना है वैसे तरीके से उसको डिजाइन किया जाए, तो मतलब जब उसको डिजाइनिंग करते हैं फिर वो गारमेंट कहलाता है। तो सिलते हैं आगे फर्दर, ठीक है। बाह अलग सिल दी और किसी का माइक कॉलर अलग बना दिया। क्या किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ कर ले यार, ये सब तो ना करवाऊंगा। तो आगे बढ़े फिर, समझ में आ गया ना? यस सर। एक लाइन में लिख लेना, उसको मैंने पहले बताया भी हुआ है सीधे कि सबसे पहले आया फाइबर। माइक म्यूट कर दीजिए, वहां से नॉइज आ रही है यार, म्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो। फाइबर के बाद आया फैब्रिक, फैब्रिक के बाद आया, सॉरी फाइबर के बाद आया यान, यान के बाद आया फैब्रिक, फैब्रिक के बाद आया गारमेंट। फाइबर से यान बनाने के प्रोसेस को बोला स्पिनिंग, यान से फैब्रिक को बोला वीविंग या निटिंग, और फैब्रिक से फर्दर गारमेंट बनाने के प्रोसेस को बोला गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। इतना हमने शायद पहले भी थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस कर ली हैं। ये हो गया गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले हमें फाइबर के बारे में पढ़ते हैं, और मैं सही बताऊं तो आपके सिलेबस में फाइबर है, और फाइबर के अलावा कुछ नहीं है, केवल बस चीजें हैं आपको जानने की जरूरत है, बता दी। फाइबर है सिलेबस में, और फाइबर में भी आपका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी आपने एनिमल फाइबर क्लास 6 में, और एनिमल फाइबर आपने क्लास 7 में, और प्लांट फाइबर क्लास 6 में पढ़ लिया है। तो अभी आपको साइंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ना है, या जो मैन मेड चीजें हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो लिखो फाइबर की डेफिनेशन। इन आवर डेली यूज, लिखो इन आवर डेली यूज, जो बताया वही लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग में डेफिनेशन बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन फाइबर के लिए या फैब्रिक के लिए, यान के लिए की जरूरत नहीं है, एक कोई भी अपनी तरफ से लिख सकते हो। इन आवर डेली यूज वी यूज क्लॉथ्स, अपने डेली यूज में हम क्लॉथ्स को यूज करते हैं वियर करने में। क्लॉथ्स आर मेड बाय, क्लॉथ्स आर मेड बाय fabrics, and fabrics is made by the raw material. Fabrics are made by raw material, fabrics are made by raw material fiber, right? Am I audible? Yes sir. Yes sir. Fabrics are made by raw material fiber. Different types of fiber is having, अलग अलग फाइबर के पास अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। Different type of fiber is having different qualities, such as
कलर, लेंथ, स्ट्रेंथ। बेटा लिख लेना सही से, नहीं है मॉड्यूल में तो सही से लिख लेना, तो बात मत बोला कि हम नहीं लिख पाए हैं। कलर, लेंथ, स्ट्रेंथ, डिजाइन, ETC। तो अलग अलग फाइबर के पास अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, जैसे किसी का कलर सर अलग थोड़ा सा होगा, ऊपर कर दीजिए। किसी का कलर अलग होगा, किसी का लेंथ अलग होगा, किसी में स्ट्रेंथ अलग होगी। मान लो, और आपको बता दूं जैसे सिल्क फाइबर है, तो सिल्क फाइबर अगर आप उतना पतला सिल्क का फाइबर ले लो और उतना पतला अगर आप स्टील का वायर ले लो, मान लो अगर जितना मोटा स्टील का वायर लेना है, अगर उतना ही मोटा अगर आपने सिल्क फाइबर ले लिया ना, सिल्क का वायर ले लिया या सिल्क से बना हुआ यार्न ले लिया सिल्क के फाइबर से, आप अगर देखोगे तो जो स्टील होगा वो सिल्क से कमजोर होगा। अगर उसका जो फाइबर भी है, अगर आप सिल्क का उतना पतला पार्टिकल ले लो जितना उसका फाइबर है, तब भी वो सिल्क कई गुना ज्यादा मजबूत होता है स्टील से, राइट? कोई दिक्कत? हाँ, मैंने एक जगह देखा था जो कॉपर वायर होता है, तो एक तरफ कॉपर वायर और एक तरफ अपने बाल ले ले उतने ही मोटे जितना कॉपर वायर है, तो बाल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है Yes, कॉपर yes, वायर से। yes. But we are not discussing about the metals here. That's why I'm not telling you about that. नहीं सर, आई वाज कंफर्मिंग। Yeah, right. You are right. So in our daily use, ये है definition. We use cloths. Cloths are made by fabrics. Fabrics are made by raw material fiber, and different type of fiber is having different type of qualities. such as color, किसी का कलर अलग होगा, किसी की लेंथ अलग होगी, किसी की स्ट्रेंथ अलग होगी, किसी की डिजाइन अलग होगी, तो वो अलग अलग क्वालिटीज हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से फाइबर पाए जाते हैं जनरली फाइबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2-3 टाइप्स। फाइबर्स मे बी 3 टाइप्स, लिखना भी है इसको, ठीक है। फाइबर्स मे बी 3 टाइप्स। पहला है वो फाइबर जो हमें नेचर ने दिया है। अब नेचर ने हमें कौन से फाइबर, सबसे पहले देखो, अब आपको बता दूं, ये मैनमेड फाइबर तो बाद में जरूरत पड़ी, पहले तो फाइबर हुआ ही नहीं करते थे। ना तो एक जो भी इंसान था ना उसने कभी कपड़े बनाए थे। एक वक्त तो ऐसा था जब पत्ते ओढ़ के रहते थे लोग। अगर आप बिफोर केस वगैरह की बात करो, बहुत पीछे की बात करो, 4-5 हजार साल पहले की बात करो, उस वक्त तो कपड़े ही नहीं थे। कपड़े जब आए उसके बाद से रिसर्च स्टार्ट हुई, और कपड़े रिसर्च करने का कुछ रीजन था कि उस समय कपड़े ढकने की जरूरत पड़ी, कपड़े लेने की जरूरत पड़ी, तो लोगों ने सोचा कि हाँ कुछ चीजें बन सकती हैं। फिर धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हुआ। कभी फाइबर से डायरेक्ट फैब्रिक बनाया जाता था, जैसे आज वुवन फैब्रिक है। हर प्रोसेस यान से गुजरता नहीं है। जैसे आप पट्टी वगैरह लगाते हो ना, आप घर में आपको चोट लग जाती है तो आप पट्टी लगाते होगे, आपको याद है पट्टी वगैरह लगाना, कभी किसी ने लगाया हो? यस सर। तो जो पट्टी होती है ना, या फिर जो उस तरह की चीजें होती हैं, वो ज्यादातर वुवन वो है नॉन वुवन फैब्रिक। नॉन वुवन फैब्रिक, वुवन फैब्रिक होता है जो बुना हुआ है या फिर जो वीविंग के थ्रू पास किया है जो। और जो नॉन वुवन फैब्रिक होता है वो ऐसा फैब्रिक है जो फाइबर को सीधे चिपका के और सीधे दे दिया। उस जो पार्टिकुलर आपकी पट्टी होती है ना, वो बुनी हुई नहीं होती है, उसको आप देखो तो बहुत जल्दी फट जाती है ना। यस सर। बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती है, वो सीधे उसमें फाइबर को बस चिपका दिया होता है और सीधे फाइबर को चिपका के सीधे अपने यूज के लिए ले लेते हैं। बस हाँ, उसमें कई सारी क्वालिटीज हैं, लाइक वो उसके अंदर से आपको एयर पास करेगी, वो कई सारी क्वालिटीज प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से उसको यूज करते हैं, और मेडिकल में भी उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो फाइबर उसमें यूज में नहीं थे, धीरे धीरे यूज हुआ। तो पहले फाइबर का यूज होने लगा, फिर धीरे धीरे कोई चीजें जैसे मान लो नारियल वगैरह के जो पार्टिकल्स, नारियल के ऊपर का जो रेशा होता है, फिर उसको थोड़ी देर यूज किया गया कि हाँ उसको कहीं ना कहीं काफी जगह भी यूज किया गया। फिर जब धान गेहूं की खेती होती है ना, जब चावल की, राइस की खेती होती है, व्हीट की खेती होती है, तो आप देखो तो वहां पे कुछ निकलता है जो उनका प्लांट होता है, तो उसमें जो लास्ट में डस्ट बचता है, कभी किसी ने देखा हुआ है निकलते हुए? जो प्लांट होता है, व्हीट की खेती होती है उसमें तो ज्यादा नहीं निकलता, लेकिन जो राइस की खेती होती है उसमें प्लांट होता है, कभी देखा ना किसी ने? हेलो, किसी ने राइस की खेती होते हुए नहीं देखा है? राइस को कभी पकते हुए नहीं देखा? राइस को कभी निकालते हुए, एक्सट्रैक्ट करते हुए किसी ने नहीं देखा पूरी क्लास में? सर मैंने तो नहीं देखा। हाँ, जो राइस की होती है ना, जो खेती होती है, उसमें क्या होता है, लास्ट में जब राइस निकल जाता है तो राइस निकलने के बाद उसका जो
जो भी प्लांट होता है ना छोटा, वो उसका यूज करते हैं रस्सी वगैरह बनाने में। तो कभी गाँव में कोई रहा हो तो उसने देखा होगा कि रस्सी बनाते हैं उससे, अभी भी बनाते हैं रस्सी, गाँव में बहुत यूज होता है उसका। तो फिर धीरे धीरे रस्सी बनने लगी उस प्लांट की खेती से, उसको निकाल करके रस्सी बना के उसको यूज किया जाने लगा। फिर बाद में थोड़ी थोड़ी रिसर्च हुई तो फिर फैब्रिक बना। फैब्रिक बनाने के लिए फिर फाइबर की जरूरत पड़ी, तो पता चला कि हाँ एक कॉटन फाइबर अवेलेबल है, सिल्क अवेलेबल है, वूल अवेलेबल है, तो ये सब चीजें यूज में आई। तो सबसे पहले नेचुरल फाइबर यूज हुआ, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर मतलब जो नेचुरली फाउंडेड था। नेचुरली फाउंडेड में दो चीजें हैं, या तो वो प्लांट से फाउंड हुआ या तो फिर वो एनिमल से फाउंड हुआ, ठीक है। तो प्लांट से फाउंड होने का मतलब मतलब कि या तो किसी पेड़ में निकला हुआ है या किसी पर्टिकुलर पेड़ को ही यूज किया गया है प्लांट में। जैसे कि हमारा कॉटन है, वो भी एक तरीके की अलग खेती होती है उसकी, उसको कॉटन को उस पेड़ से निकालते हैं, उसके बाद उसको यूज में ले आते हैं। तो उसको यूज में लाने के लिए फिर जो हमारे घर में रुई मिलती है उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। आप देखो कभी रुई गंदी सी आ गई हो किसी घर पे, उसमें देखो बहुत सारे अंदर सीड्स होते हैं, किसी ने देखा हुआ है कि नहीं? यस सर। तो उन पहले सीड्स को निकालते हैं कॉटन फाइबर में से, फिर कॉटन फाइबर के सीड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कॉटन फाइबर मिल जाता है। उस कॉटन फाइबर को फिर प्रोसेस के लिए फर्दर लेके जाते हैं, फिर उससे यान और फैब्रिक वगैरह बनाते हैं। तो ये होता है अपना नेचुरल फाइबर। जैसे मान लो हमें मिला ये अपना एनिमल फाइबर में कुछ चीजें हैं, जैसे कि जैसे वूल हो गया या फिर सिल्क हो गया, ये सब चीजें एनिमल फाइबर के अंदर आती हैं। इनमें क्या था कि वूल के जैसे बाल को काट लिया, उसका यूज किया आगे और उसको प्रोसेस में लिया, उसको फिर ये अपना स्पिनिंग वगैरह करके उसको यान बनाया, फिर यान बना के उसको फैब्रिक बनाया। तो ये तो हमारा नेचुरल प्रोसेस था। लेकिन वक्त के साथ जरूरतें बढ़ती हैं और फिर क्या हुआ, जब पहले नेचुरल फाइबर था तो सबसे पहला तो हमारा फाइबर है नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर को जनरली दो चीजों से बनाया गया, एक तो प्लांट फाइबर था और दूसरा था एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर के अंदर जैसे कि कॉटन हो गया, ये है एक प्लांट फाइबर का जूट हो गया, एग्जांपल। जैसे जूट हो गया है, तो फ्लैक्स वगैरह भी, लिनन भी है, ठीक है। ये सब हैं प्लांट फाइबर के एग्जांपल। अब एनिमल फाइबर में जैसे कि एक तरीके का वूल हो गया, सिल्क हो गया, और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने अपने अलग अलग टाइप के फाइबर्स देते हैं, तो उनके फाइबर का भी यूज करते हैं। जैसे अपना हेयर भी एक तरीके का फाइबर है, लेकिन हम एनिमल नहीं है, दूसरी बात फाइबर यूज नहीं किया जाता इसका, तो बहुत ज्यादा हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। अब से ऊल सिल्क हो गया, ये एनिमल फाइबर है। उसके बाद जरूरतें बढ़ी, जैसे अब मान लो कॉटन किसी ने पहना, तो कॉटन ने अपनी बॉडी से निकली हुई स्वेटिंग को एब्जॉर्ब तो किया, ठीक है, हमें अच्छा खासा कंडीशन प्रोवाइड किया, हम उसको पहन के खुश भी थे कि कॉटन पहन के खुश हैं। गर्मियों में कॉटन पहना, ठंडियों में हमने क्या किया, वूल का यूज किया, उसमें पोरस वगैरह होते हैं, एयर को अंदर जाने नहीं देते हैं, अच्छी खासी उसकी टेक्नोलॉजी है, काफी ज्यादा फिजिक्स में उसकी चर्चा भी है। अगर आप देखो तो थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह में कई जगह बताया भी गया है उसको कि हाँ अगर उसमें पोर्स हैं तो वहां पे एयर जाके बैठ जाती है, अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देती, बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देती। तो काफी चीजें उसमें है पढ़ने के लिए, लेकिन अभी तो नहीं डिस्कस कर रहे। तो जैसे मान लो एनिमल फाइबर में से वूल का यूज हुआ उस जगह पे जब हम स्वेटर वगैरह बना रहे थे और ठंडियों में उसका यूज किया हमने, उसमें हमें ठंडी कम लगी, तो वूल का भी यूज हो गया एक तरीके का। उसके बाद हमें कुछ जरूरतें ऐसे पड़ी है, जैसे कि मान लो हम स्पोर्ट्स वियर आज पहनते हैं, तो स्पोर्ट्स वियर के लिए कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी उस वक्त, क्योंकि हमारे पास नेचुरल फाइबर थे, और नेचुरल फाइबर स्पोर्ट्स वियर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अब आप कभी किसी को देखो तो वो कॉटन का कपड़ा पहन के जल्दी स्पोर्ट्स के लिए नहीं जाता है, कि जाता है? हेलो, नो सर। नो सर। एक मिनट दो बेटा, स्पोर्ट्स वियर अलग ही चीज होती है। अब स्पोर्ट्स वियर में जैसे वो चीज हो जो स्वेटिंग को एब्जॉर्ब ना करे, क्योंकि आप जब स्पोर्ट्स में हो उस वक्त लगातार स्वेटिंग हो रही होगी, और अगर वो एब्जॉर्ब कर रही है तो पहली बात आपको फील भी नहीं होगी आपकी स्वेटिंग की, तो आपको स्वेटिंग का फील हो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको स्वेटिंग हो भी रही है कि नहीं ये भी तो जरूरी है। पता लगा 5 किलोमीटर दौड़ गया और स्वेटिंग हुई ही नहीं, तो क्या पता फिर हुआ कि नहीं हुआ, क्या पता चला। तो अगर जो कॉटन फाइबर होता है वो तो एब्जॉर्ब कर लेता, तो हमें उस चीज की भी जरूरत है कि वो, पहली बात तो यही जरूरत है कि स्वेटिंग को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, गंदा कम होगा वो फाइबर, की स्वेटिंग लगातार एब्जॉर्ब होगी तो ऑब्वियसली वो फैब्रिक गंदा होगा,
ठीक है, तो स्वेटिंग को जो एब्जॉर्ब करे या जिसमें स्ट्रेचेबिलिटी हो, लाइक कोई स्ट्रेच जो फाइबर हो। अब प्लांट कॉटन वगैरह को खींच दो तो फट जाएगा, तो लेकिन जो हम स्पोर्ट्स वेयर पहनते हैं या फिर स्पोर्ट्स में जो हम खेलते हैं पहन के, उनको उसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है नहीं? स्ट्रेचेबिलिटी समझ रहे हो? Yes, मतलब sir. स्ट्रेच, अरे यार स्ट्रेच जीन्स तो हर किसी ने पहनी होगी। Yes, sir. यस सर। स्ट्रेचेबिलिटी मतलब यार एक स्ट्रेचेबिलिटी का जमाना आ चुका है, हर चीज स्ट्रेचेबिलिटी पे चलता है। जीन्स भी कोई पहनता है तो कोई भी बिना स्ट्रेचेबिलिटी के जीन्स नहीं खरीदना चाहता आज। एक वक्त था जब नया नया जीन्स आया था स्ट्रेचेबिलिटी वाला, तो लोग खरीदने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। तो हमें स्ट्रेचेबिलिटी नहीं मिलती नेचुरल फाइबर के अंदर। अगर मैं स्ट्रेच करूं उस कॉटन फाइबर को या फिर उस एनिमल फाइबर को स्ट्रेच करूं तो जनरली वो स्ट्रेच नहीं होता। जैसे मैंने बोला अभी आपको सिल्क फाइबर है, अब अगर स्टील जैसा बिहेव करता है तो कैसे वो स्ट्रेच हो जाएगा? उतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता, वो पार्टिकल उसके जो होते हैं अंदर वो बहुत ज्यादा बॉन्डेड रहते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में काफी ज्यादा डिस्कस है इनका आगे। तो हमें जरूरत थी ऐसे फाइबर की जिसमें स्ट्रेचेबिलिटी भी आए, स्ट्रेच हो सके थोड़ा सा, मतलब मजबूती दे, उसका स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा हो। स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब कि जब भी अभी आप खींच रहे हो या फिर कहीं साइकिल चला रहे हो या फिर कोई फास्ट गेमिंग कर रहा है, जैसे कि मान लो टेनिस खेल रहा है या फिर बैडमिंटन खेल रहा है, तो उस वक्त उसको ऐसे कपड़े की जरूरत होती है जो जल्दी फट ना जाए, क्योंकि कई बार मूवमेंट ऐसी होती है कोर्ट वगैरह पे जहाँ पे आप फटने के चांसेस होते हैं। तो कॉटन फैब्रिक पहन के जाओगे तो ऑब्वियसली वो फट जाएगा, 4 दिन 5 दिन तो सह पाएगा, लेकिन कहाँ पे कैसे मूवमेंट करनी है वो कॉटन फैब्रिक में अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है, ना फिर उसमें स्टेबिलिटी है। तो स्ट्रेचेबिलिटी उतनी नहीं होने के कारण हम उसका यूज नहीं कर पाते। तो कई जगह जरूरत थी जब हमें स्ट्रेचेबिलिटी को बढ़ाना था या अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक लेने की जरूरत थी, तो उसी समय हमें ये दिमाग में आया कि अगर हम खुद से फाइबर बनाएं तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है। अगर हम खुद से अपने आप से अपने अकॉर्डिंग फाइबर बनाएं, क्योंकि नेचुरल फाइबर सबसे बड़ी बात तो महंगे हैं, कॉस्ट वाइज बड़े महंगे पड़ेंगे। आपको थोड़ी बहुत शायद बताने की कोशिश भी की मैंने किसी दिन। पहली बात तो महंगे पड़ेंगे क्योंकि अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। अब अगर आप एमपी में ही देख लो तो बहुत कम जगह ऐसी होगी जहाँ पे फाइबर्स का फाइबर वेयर की खेती होती होगी, लेकिन पहनते लोग हर कोई है, हर किसी घर में कपड़ा पहना जाता है, हर कोई पहनता है। इनफैक्ट हर किसी घर में जितने इंसान है हर कोई कपड़ा पहनता है। तो इतने फाइबर कहाँ से आए? नेचुरल फाइबर इतने अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप देखो तो कितनी खेती हो पाती है इंडिया पे, कितना ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, कितना ज्यादा उसके प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें जरूरत है ऐसी चीज की जो उनकी कमी को भी पूरा करे, कॉस्ट को भी रिड्यूस करे, उसके साथ साथ हम जो डिजायरेबल क्वालिटीज को चाहते हैं वो तुरंत हमें मिल जाए। तो हमने एक अपने तरफ से बनाने की कोशिश की, उसको बोला मैन मेड फाइबर। अपने अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि हमें क्या चाहिए, कितनी स्टेबिलिटी चाहिए, कितनी स्ट्रेचेबिलिटी चाहिए, कितना हमें एब्जॉर्प्शन चाहिए उसके अंदर, कैसा उसका नेचर चाहिए, कैसा उसका लस्टर चाहिए। लस्टर वगैरह डिस्कस किया ना मेटल नॉन मेटल मैंने। Yes, sir. चमका। कैसा उसका लस्टर चाहिए पार्टिकुलर, जैसे मान लो सिल्क है, काफी चमकता है ना? Yes, sir. सिल्क चमकता है नहीं? Yes, sir. कुछ फाइबर्स हैं जो बहुत चमकते हैं, सिल्क भी उनमें से एक है। कई बार आपने देखा होगा वूल भी बहुत चमकता है कभी कभी, उसमें क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है रे को, तो उसमें कैसा उसका लस्टर रहे तो भी हमें जरूरत थी जानने की। अब हर कोई फाइबर, अगर हर कोई चमकने वाला फाइबर देखेगा तो कैसे इतनी ज्यादा, क्योंकि सिल्क की जैसे अब सिल्क ही बहुत ज्यादा महंगा है तो अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं थी, तो हमने मैन मेड फाइबर से सिल्क का हमने तोड़ निकाल लिया। सिल्क और वूल का तोड़ निकालने के लिए हमने एक्राइलिक और मॉड एक्राइलिक को बनाया बाद में, तो मैन मेड फाइबर के वो अंदर आता है। तो हमने उसको खुद से डिजाइन किया है, हमने नहीं, मतलब हमारे साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है, या फिर जिस वक्त डिजाइन हो रहा था कई जगह प्रोसेस हुआ, फिर साइंटिस्ट ने बताया, आज वो डिफरेंट यूनिट्स में डिजाइन होता है, तो उसको डिजाइन किया गया, बाद में फाइबर बनाने का तरीका बताया गया। तो ये जो हमारे मैन मेड फाइबर्स हैं, ये मैन मेड फाइबर को हमने अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग, अपने डिजायरेबल क्वालिटीज के अकॉर्डिंग अपने तरफ से डेवलप किया। तो दूसरा फाइबर था मैन मेड फाइबर। इसमें आपका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे पॉलीप्रोपिलीन और जैसे पीपीई, और उसके बाद पॉलीस्टर, नायलॉन है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है। अब नायलॉन वगैरह कितना, पीपीई पॉलीप्रोपिलीन बताऊंगा कभी, एग्जांपल अगर आएगा तो दे दूंगा। पॉलीप्रोपिलीन इज अ फाइबर एंड इट इज शॉर्ट फॉर्म में है ना? हाँ, पीपीई इज अ शॉर्ट फॉर्म, और ये बहुत कम डेंसिटी इसकी होती है, काफी अच्छा फाइबर होता है ये भी। पीवीसी, और जैसे नायलॉन वगैरह हम टायर्स में यूज करते हैं, अगर नायलॉन वगैरह नहीं आते, अगर हमने नहीं बनाया होता उसको, तो कॉटन फाइबर टायर में यूज किया जाता था। सर जो स्पोर्ट्स शूट और जंप शूट होते हैं सर, वो किसके बनते हैं? ज्यादातर पॉलिस्टर के। तो हम स्पोर्ट्स वगैरह बनाते हैं ना, तो स्पोर्ट्स में ज्यादातर पॉलिस्टर या नायलॉन की ही चीजें यूज की जाती हैं। अब नायलॉन का मतलब मैं समझना कि नायलॉन काला होता है, उसको कलर्ड प्रिंटेड होता है, जब वो टायर वगैरह में यूज किया जाता है, क्योंकि वो टायर आप देखते हो
तो सर नायलॉन की बात याद आती पीयूसी है। क्या है ये? हाँ, सर पीयूसी क्या है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारे अकॉर्डिंग कुछ फाइबर्स हैं जो हमने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, और कुछ ही फाइबर नहीं, बहुत सारे मॉड एक्राइलिक, एक्राइलिक, एक्रेलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल, बहुत सारे अवेलेबल है। आपको 2-3 याद होना चाहिए, ज्यादातर पॉलिएस्टर यूज किया जाता है, नायलॉन यूज किया जाता है, पॉलीप्रोपिलीन यूज किया जाता है, तो 2-3 आपको कम से कम एग्जांपल याद जरूर होना चाहिए। अब जो हम कपड़े पहनते हैं, हाँ बोलो यार, इस पर से तो क्या हो गया? PET is also a man-made fiber. क्या? Sir, PET is also a man-made fiber. फैट? Sir, PET, PET. Sir, polyethylene. हाँ हाँ, पॉलीएथिलीन इज आल्सो मैनमेड फाइबर। जितने में पॉली लगा होगा सब होंगे मैनमेड फाइबर। एथिलीन, मेथिलीन, सब ये मैनमेड चीजें हैं, तो ऑब्वियसली वो मैनमेड फाइबर है। तो एथिलीन मेथिलीन तो वो मतलब ऑर्गेनिक है, लेकिन ऑब्वियसली वो जो भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग से मिलते हैं, लेकिन वो मैनमेड फाइबर है। पॉलीएथिलीन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, क्योंकि एथिलीन के डेरिवेटिव से मिलकर बना होता है। मैंने पॉलीमर बताया हुआ है कि क्या होता है, तो अगर एथिलीन वगैरह का यूज करके बनाया गया तो वो ऑब्वियसली मैनमेड ही है। तो नायलॉन है, पीवीसी है, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल है, ये सब हमारे अकॉर्डिंग जो भी फाइबर हैं ये हमने अपने अकॉर्डिंग बनाए, इसको बोलते हैं मैनमेड फाइबर। तीसरी टाइप की चीज है, एक और चीज है जिसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब जो हमारे पास नेचुरल फाइबर अवेलेबल है, उस नेचुरल फाइबर की कुछ क्वालिटीज होंगी, उस पार्टिकुलर नेचुरल फाइबर को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, तो मॉडिफाई करने के या तो हमारे पास रीजन है कि नया फाइबर ही बना ले, क्योंकि हमें नेचुरल फाइबर मिला। अब मान लो हमारे पास कॉटन अवेलेबल था, अब कॉटन में एब्जॉर्प्शन तो अच्छा है कि वो आपकी स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि वो उसके पास जैसे स्ट्रेसेबिलिटी नहीं है, उसके पास जैसे स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है, क्लियरिंग स्ट्रेंथ भी उसकी अच्छी नहीं है, मतलब जल्दी फट जाता है वो अगर आप उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो कॉटन उतना अच्छा नहीं है। तो अगर मैं कोई फाइबर ऐसा डेवलप करूं जो कॉटन जैसा बिहेव करे, मतलब वो नेचुरल फाइबर हो, कॉटन जैसा बिहेव करे, और थोड़ा सा उसमें स्ट्रेसेबिलिटी भी आ जाए, थोड़ा सा या डिजायरेबल क्वालिटी कोई सी भी जो चाहिए हमें, अगर उसमें अपने अकॉर्डिंग हम क्वालिटी डेवलप कर ले जाएं एक नेचुरल फाइबर के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे सेमी मैनमेड फाइबर या फिर सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक मतलब आधा नेचुरल है और आधा हमने बनाया है उसको, राइट? कोई दिक्कत? सर दोनों को क्या मिक्स कर देते हैं क्या? अरे नहीं यार, मतलब ये हुआ कि नेचुरल फाइबर मिला हमें, मतलब कॉटन फाइबर मिला, तो कॉटन फाइबर में कोई ना कोई अपनी तरफ से हमने प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके हमने नया फाइबर का तरीका ढूंढ लिया बनाने का। तो एक नया फाइबर तैयार किया, उसमें हम कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके, तो मॉडिफाई करके अगर कोई चीज नई बना ली है तो ऑब्वियसली वो एक नई चीज है। तो वो एक बात तो हमने मैनमेड तरीके से उसको बनाया, मतलब अपनी तरफ से प्रोसेस किया है, और दूसरी बात हमने उसको नेचुरली फाइंड किया था। तो नेचुरल और मैनमेड का मिक्सडअप हो गया, मतलब एक प्रोसेस मिक्सडअप है, लेकिन नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर का मिक्सअप नहीं है। तो एक तरीके का मतलब नेचुरल फाइबर को हमने मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई करने का मतलब कि हमने दोनों प्रोसेस यूज कर लिया, नेचुरल फाइबर का प्रोसेस यूज कर लिया और अपनी तरफ से भी कुछ चीजें अपनी इनपुट डाल दी, तो वो उसे हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक, राइट? सर इनके डिसएडवांटेज नहीं है? बहुत सारे डिसएडवांटेज एडवांटेज तो फिर लिखा दो, कहो तो फ्लेक्सिबल फाइबर के डिसएडवांटेज बताए ही दिए तुमको मैंने, कि जैसे मान लो स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है, स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है, टीयरिंग स्ट्रेंथ उतनी अच्छी सर नहीं आपने है, कॉटन धीरे धीरे करके सब बता दिया यार। अब स्ट्रेंथ वगैरह लिखाऊंगा तो फिर टेक्सटाइल में घुस जाऊंगा, तो धीरे धीरे ऐसे ही तो बताऊंगा ना। रिकॉर्डिंग भी देखना, अपने अकॉर्डिंग नोट बनाना चाहो बना भी लेना। सेमी सिंथेटिक फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर मतलब नेचुरली मिला था, उसको हमने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया, राइट? तो 5 मिनट बाद क्लास है आपकी। Yes, sir. कौन सी क्लास है? मैथ्स। ओके, हाँ, तो सेमी सिंथेटिक में जैसे विस्कोस एक एग्जांपल है बहुत बड़ा। विस्कोस इज लाइक अ कॉटन फाइबर जिसको हमने मॉडिफाई किया है, और बहुत सी चीजें उसमें हैं जो एक क्वालिटी को दिखाती हैं सिंथेटिक फाइबर की। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, उसमें लेसर क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। सर मतलब सिंथेटिक फाइबर को सर ऐसे याद करने के लिए ऐसे ले सकते हैं ना कि जैसे पानी में दूध में। भैया याद करने का तरीका पानी में दूध, दूध में पानी, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। कि अगर चाहिए मेरी तरफ से कुछ मैं याद करने का तरीका बताऊं, तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि केवल 2 फाइबर याद कर लो यार। टायर में नायलॉन यूज होता है, आपकी शर्ट में जनरली पॉलिएस्टर यूज होता है, 2 ही याद कर लो बहुत है। मैनमेड फाइबर, टेक्सटाइल थोड़ी ना पढ़नी है यार कि अब अंदर तक याद करोगे पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, पॉलीएथिलीन क्या होता है, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल क्या होता है, जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत आएगी तो याद कर लेना।
सर सेमी सिंथेटिक के आप एक और एग्जांपल दे दीजिए। हाँ, जैसे कि रेयन है एक एग्जांपल। रेयन बहुत कमी है सेमी सिंथेटिक फाइबर, मैनमेड और नेचुरल बहुत ज्यादा है। सर रेयन क्या? तो सर सेमी सिंथेटिक सर चीपर होते हैं ना सर? नहीं, चीपर तो नहीं होते ऑब्वियसली। सबसे चीपर मैनमेड होगा, क्योंकि उसको हमने खुद से बनाया है, अपने अकॉर्डिंग हमने डेवलप किया है उसको। तो कैसे भी हम करेंगे तो प्रोसेस करते वक्त हमने अपनी तरह से चीजें यूज तो करी। सर लेकिन तो सेमी सिंथेटिक सर नेचुरल फाइबर से चीपर होता है? बेटा कैसे चीपेस्ट हो जाएगा नेचुरल फाइबर से? तो सर लेकिन ये तो सर मिलावटी है सर, इसमें तो कॉटन के साथ कुछ मिला दिया गया है। मिलावटी नहीं है, कैसे मॉडिफाई किया गया है उसको, मतलब उसकी क्वालिटी को डेवलप किया गया है। हाँ, मिक्सअप कह सकते हो कि वो एक तरीके से ब्लेंडिंग हुई है उसकी, या तो ब्लेंडिंग हुई है, या तो फिर कभी उसकी ब्लेंडिंग मतलब दो का मिलना, या फिर कभी उसमें क्वालिटी को चेंज करने के लिए हीट वगैरह को डेवलप किया सर गया। मतलब ये मैनमेड से महंगा होता है और नेचुरल से मतलब महंगा नहीं होता, सस्ता। हाँ ऑब्वियसली। सर रेयन में कौन सा नेचुरल फाइबर यूज हुआ है? रेयन में कॉटन ही यूज हुआ है। वुडपल्प। नहीं, वो तो एक प्रोसेस है वुड का, वुड पल्प एक प्रोसेस है। सर विस्कोस में भी कॉटन सेलुलोज से बनता है यार, सेलुलोज इज अ कॉटन फाइबर। सेलुलोज जो होता है वो एक कॉटन का एग्जांपल है। सेलुलोज कॉटन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सेलुलेज ही होता है, तो वो कॉटन का ही एक फॉर्म है। सर सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर कौन सा होता है? सिल्क होता है। सर नेचुरल फाइबर में सिल्क, मैनमेड में नायलॉन। सर और सेमी सिंथेटिक में कौन सा होता है? सेमी सिंथेटिक में विस्कोस ही होता है। रेयन भी अच्छा होता है। ओके सर। Okay, so you can leave the class. In the next class I will start rayon. तो इतना पढ़ना अच्छे से, बाकी डिस्कस कर दिया आपका पेपर भी। तो 2-3 मिनट बचे क्लास के लिए, फिर सर बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू।